आदाब नाजरीन, कश्मीर एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं सैयद अब्बास मेहदी। पेश करेंगे रियासत के तीनों खित्तों की तमाम बड़ी खबरें, लेकिन सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। सुप्रीम कोर्ट ने कठुआ मामले को ट्रांसफर किया पठानकोट। गवाहों के बयानात को इंग्लिश में तर्जुमा करने की दी हिदायत। सीबीआई जांच की अपील को भी किया खारिज। बंद के सबब वादी कश्मीर में मामूलात जिंदगी रही मफलूज। तालीमी और तजारती इदारे रहे बंद। पब्लिक ट्रांसपोर्ट सर्विस भी रही मुअत्तल। जेआरएल ने दी बंद की कॉल। सेक्रेटेरिएट कूच की कोशिश को हिफाजती दस्तों ने किया नाकाम। मीरवाइज समेत कई हुर्रियत लीडर गिरफ्तार। बास जगहों पर सिक्योरिटी अफवाज को बनाया गया निशान। दरबार मूव के साथ ही श्रीनगर में लौटी रौनक। अगले 6 महीने तक श्रीनगर से ही कामकाज करेंगे दफातर। रवायती गार्ड ऑफ ऑनर से हुई दरबार मूव की शुरुआत। और आरटीआई के एक जवाब में वजीर दाखिला का इंकशाफ। 90 की दहाई से तशद्दुद में अब तक 14,000 शहरी और 5,000 से ज्यादा सिक्योरिटी के जवान हुए हलाक। आरटीआई एक्टिविस्ट रोहित चौधरी ने पूछे थे सवाल। और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं एक बड़ी खबर से। जी हां, सुप्रीम कोर्ट ने कठुआ मामला पंजाब के पठानकोट ट्रांसफर करने का हुक्म दिया है। मामले की समाअत करते हुए अदालत उज़्मा ने केस के हवाले से कई और अहम फैसले की। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई जांच की अपील को भी खारिज कर दिया है। अदालत ने मामले से मुतालिक तमाम गवाहों के बयानात को अंग्रेजी में तर्जुमा करने की हिदायत दी है। इसके अलावा तमाम मुताल्लिका दस्तावेज को हिफाजती बंदोबस्त के साथ पठानकोट भेजने का हुक्म दिया है। मामले की अगली समाअत 9 जुलाई को है। मामले का फैसला जल्द हो, इसके पेश नजर अदालत ने यौमिया बुनियाद पर मामले की समाअत का हुक्म दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें कि पठानकोट कोर्ट में यह कठुआ का मामला ट्रांसफर कर दिया है। जी हां, सुप्रीम कोर्ट ने कठुआ मामला पंजाब के पठानकोट ट्रांसफर करने का हुक्म दिया है। मामले की समाअत करते हुए अदालत उज़्मा ने केस के हवाले से कई और अहम फैसले किए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई जांच की अपील को भी खारिज कर दिया है। अदालत ने मामले से मुतालिक तमाम गवाहों के बयानात को अंग्रेजी में तर्जुमा करने की हिदायत दी है। इस वक्त की बड़ी खबर है कि सुप्रीम कोर्ट ने कठुआ मामला पंजाब के पठानकोट ट्रांसफर करने का हुक्म दिया है। और इस पर मजीद तफसीलात के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे साथी सुमित। जाहिर सी बात है कि ये एक बड़ा मामला है और एक रियासत से दूसरी रियासत ये मामला पूरा कठुआ का मुअत्तल किया जा रहा है, ट्रांसफर किया जा रहा है, तो इसमें कितनी पेचीदगियां और कितनी परेशानियां सामने आएंगी? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है कि फेयर ट्रायल के लिए जिस तरह से विक्टिम के पिता ने याचिका दायर की थी और कहा था कि फेयर ट्रायल जो है वो कठुआ में नहीं हो सकता है, इस बात को कोर्ट ने ध्यान में रखते हुए आदेश दिया है कि कठुआ में जो ट्रायल चल रहा था उस ट्रायल को पठानकोट में शिफ्ट किया जाए, यानी ट्रांसफर किया जाए। तो जाहिर तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने आज इस पूरे मामले को लेकर ट्रायल को ट्रांसफर करने का ऑर्डर कर दिया है। साथ में जम्मू कश्मीर सरकार को ये छूट दी है कि वो अपने तरीके से स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर की अपॉइंटमेंट जो है वो राज्य सरकार कर सकती है। ये सुप्रीम कोर्ट ने छूट दी है। इसके अलावा कोर्ट ने इसके अलावा पठानकोट के सेशन जज को ये डायरेक्शन दिया है कि इस मामले की सुनवाई वो खुद करें, ना कि किसी और जज को मामले को सौंपे। तो काफी अहम है। ये भी कोर्ट ने साफ कर दिया है कि इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट जो है ट्रायल की मॉनिटरिंग करेगा, क्योंकि इस पूरे मामले में जिस तरह से याचिकाकर्ता ने कहा था कि कठुआ के जिस तरह से हालात हैं, ऐसे हालात में फेयर ट्रायल जो है वो नहीं हो सकता है। तो इस मांग पर कोर्ट ने आज कंसीडर करते हुए केस को ट्रांसफर करने का ऑर्डर किया है। सुमित, जो हमारा जो सवाल था कि जाहिर सी बात है ये पूरा मामला है
ये एक रियासत से दूसरी रियासत यानी एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश की तरफ ट्रांसफर किया जा रहा है, तो इसमें तमाम दस्तावेज भी ट्रांसफर होंगे, तो ये एक बहुत ही जिम्मेदारी भरा काम होगा। तो ये कैसे अंजाम दिया जाएगा, इसके लिए कोई तैयारी शुरू की गई है? जी बिल्कुल, इस बात को जो आपने सवाल उठाया है, इस सवाल को भी जम्मू कश्मीर सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में उठाया था और जम्मू कश्मीर सरकार का सुप्रीम कोर्ट में कहना था कि लैंग्वेज की जो है वहाँ प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि पठानकोट साइड खासकर पंजाब इलाका है, वहाँ पंजाबी लैंग्वेज होती है। लेकिन कोर्ट ने कहा है कि पूरे मामले में जो दस्तावेज हैं, जो खासकर अभी फिलहाल कठुआ ट्रायल कोर्ट में है, उस तमाम दस्तावेजों को जो है ट्रांसलेशन कर खासकर तमाम दस्तावेजों को ट्रांसलेट कर जो है पठानकोट की कोर्ट में ट्रांसफर किया जाए। तो पेचीदगी का जहां तक सवाल है, कुछ पेचीदगियां खासकर जम्मू कश्मीर पुलिस को आएगी इस पूरे मामले में, क्योंकि ट्रायल एक जगह से दूसरी जगह ले जाना काफी अहम हो जाता है और काफी परेशानियां भी इसमें आती हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, ऐसे में तमाम जो दस्तावेज हैं उनको कोर्ट ने कहा है कि तमाम दस्तावेज को अनुवाद कर पठानकोट की सेशन कोर्ट में उसको ट्रांसफर किया जाए। तो ऐसे में तमाम दस्तावेजों के ट्रांसफर होने के बाद अब पठानकोट में जो है इस मामले की नए सिरे से ट्रायल शुरू होगा और सेशन कोर्ट जो है, पठानकोट का जो सेशन कोर्ट है, उसके जो हेड हैं, जो जज हैं, सेशन जज हैं, वो खुद इस मामले की सुनवाई करेंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें डायरेक्शन दिया है। तो ऐसे में अब इस मामले की अगली सुनवाई जो है वो अब जुलाई में कोर्ट ने 9 जुलाई को तय की है और कोर्ट अब इस मामले की, सुप्रीम कोर्ट ही अब इस मामले को मॉनिटर करेगा। और फिलहाल जो 2 आरोपियों की ओर से मांग की गई थी कि इस मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए, फिलहाल सीबीआई जांच देने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। जी, शुक्रिया बहुत तमाम तफसीलात पर रोशनी डालने के लिए। सुनिए, रुख करते हैं अगली खबर का। बंद के ऐलान के सबब मुसलसल दूसरे दिन वादी में मामूलात जिंदगी मफलूज रही। श्रीनगर में लाल चौक समेत तमाम इलाकों में दुकानें और तिजारती इदारे बंद रहे, सिवाय हिफाजती दस्तों की गाड़ियों के अलावा सड़क पर किसी तरह का ट्रैफिक नहीं दिखाई दिया। तालीमी इदारे भी पूरी तरह बंद रहे। हालात के पेश नजर डिविजनल कमिश्नर ने इतवार को ही स्कूल और कॉलेज बंद रखने की हिदायत दे दी थी। इसी तरह कश्मीर यूनिवर्सिटी में आज होने वाले इम्तिहानात भी अगली तारीख तक के लिए मुलतवी कर दिए गए। इसी तरह अवंतीपोरा में वाक़े इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भी आज होने वाले इम्तिहानात मनसूख रहे। इसके अलावा क्लासेस वगैरह भी नहीं हुई। वाज़ेओ की छतरबल और शोपियां एनकाउंटर के खिलाफ मुश्तरका मज़ाहमती क़यादत ने 2 दिनों से बंद का ऐलान कर रखा है। और बंद के ऐलान के साथ ही मुश्तरका मज़ाहमती क़यादत ने सेक्रेटेरिएट कूच का भी ऐलान किया था, लेकिन हिफाजती दस्तों ने इसे नाकाम बना दिया। हाउस अरेस्ट की खिलाफ वर्जी करने पर मीरवाइज उमर फारूक को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। खबरों के मुताबिक रिहाइश गाह पर तैनात पुलिस एहलकार मीरवाइज को गिरफ्तार कर निगीन पुलिस स्टेशन ले गए। इससे कबल सीनियर हुर्रियत लीडर हिलाल वार को भी सेक्रेटेरिएट की जानिब कूच करने की कोशिश में गिरफ्तार किया गया। हिलाल वार को कोठीबाग पुलिस स्टेशन ले जाया गया। वहीं शोपियां में शहरियों की हलाकत के खिलाफ ताजिरों ने एहतजाजी रैली निकालने की कोशिश की। कश्मीर ट्रेडर्स एंड मैन्युफैक्चरर्स फेडरेशन के कारकुनान ने अभी गुजर से सिविल सेक्रेटेरिएट की जानिब कूच करना चाहा, लेकिन हिफाजती दस्तों ने रेजिडेंशियल रोड पर ही इस कोशिश को नाकाम बना दिया। हाथों में बैनर उठाए मुजाहिरीन सरकार मुखालिफ नारे लगा रहे थे। मुजाहिरीन ने रियासत में जारी तशद्दुद को बंद करने का मुतालबा किया और हम उस वजह से आज सड़कों पे आए हैं। सारी दुनिया को ये चीज़ बावर कराएं। मुसलमानों का, कश्मीर के मुसलमानों को खास करके मैं ये बात कहना चाहता हूँ, कश्मीर के मुसलमानों को कत्ल किया जा रहा है और कोई भी शख्स इसको रोकने में अपना रोल अदा नहीं करता है। और जो भी आज सबसे बड़ा जुल्म तो ये है कि हमको उन चीज़ों के खिलाफ एहतजाज, पुरअमन एहतजाज करने की इजाज़त भी नहीं दी जाती है। सियासी जमातों की जानिब से भी आज एहतजाज और मुजाहरे किए गए। पार्टी जनरल सेक्रेटरी अली मोहम्मद सागर की क़यादत में पार्टी कारकुनान ने पार्टी हेडक्वार्टर से रेडियो स्टेशन तक रैली निकाली और शोपियां में शहरियों की हलाकत पर गम और गुस्से का इजहार किया। पार्टी ने कहा कि मिलिटेंटों के नाम पर आम शहरियों को निशाना नहीं बनाया जाना चाहिए।
एम्ब्रेस द पीपल ऑफ कश्मीर। हम इनको गले लगाएंगे, लेकिन इनको ह्यूमिलेट किया जाता है, गोलियों से बूंदा जाता है। वो वादे कहाँ गए, वो कमिटमेंट्स कहाँ गए? आज उसके खिलाफ हमारा है। वहीं वादी के दूसरे अजला में भी बंद के सबब रोजाना के मामूलात मुतासिर है। बांदीपुरा जिले के बेशतर इलाके में बंद का असर देखा गया। शहरी इलाकों में दुकानें बंद रहीं, गाड़ियों की आमदोरफ्त भी बराए नाम रही। नज्म नस्क बनाए रखने के लिए बड़ी तादाद में सिक्योरिटी अफवाज के जवान तैनात थे। जिले के कुछ इलाकों में मकामी लोगों और हिफाजती दस्तों के दरमियान झड़प होने की भी इत्तला है। वहीं शुमाली कश्मीर के सोपोर इलाके में भी बंद के सबब मामूलात जिंदगी मुतासिर रही। पब्लिक ट्रांसपोर्ट सर्विस के साथ साथ तिजारती इदारे भी बंद रहे। बारामूला जिले के दूसरे इलाकों से भी मुकम्मल बंद की खबर है। गैर मामूली हालात से निपटने के लिए जगह जगह सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान तैनात थे। मुजाहरों और एहतजाज की मुमकिना कोशिश की रोकथाम के लिए मेन चौक, तहसील रोड, डाउनटाउन और चंदखान समेत दीगर इलाकों में कड़ी चौकसी बरती गई। उधर शुमाली कश्मीर के कुपवाड़ा और हंदवाड़ा में भी बंद का असर देखा गया। स्कूल, कॉलेज और तिजारती इदारे बंद होने के सबब शहर में सन्नाटा पसरा रहा। ज्यादातर इलाकों में पब्लिक ट्रांसपोर्ट सर्विस भी मुअत्तल रही, लेकिन बाज मकामात पर इक्का दुक्का निजी गाड़ियों की आमदोरफ्त जारी रही। कशीदगी के पेश नजर जिले में हिफाजत के सख्त इंतजाम किए गए थे। कहीं से किसी गैर मामूली वाकया पेश आने की कोई इत्तला नहीं मौसूल हुई। उधर गांदरबल में भी बंद के सबब दुकानें और तिजारती इदारे बंद रहे। वाज़ेह हो कि शोपिया एनकाउंटर में मारा गया मोहम्मद रफी भट्ट गांदरबल का ही रहने वाला था। इस वजह से इलाके में हिफाजत के सख्त इंतजामात किए गए थे। फतेहपुरा में मकामी बाशिंदों और हिफाजती दस्तों के दरमियान झड़प भी हुई, लेकिन फौरन ही हालात पर काबू पा लिया गया। शहर के दूसरे इलाकों में हालात नॉर्मल रहे। उधर जम्मू खित्ते में भी बंद का असर दिखाई दिया। रामबन में बाजार और दुकानें बंद रहीं। तालीमी इदारों में भी दर्स व तदरीस का काम नहीं हुआ। इसके अलावा पब्लिक ट्रांसपोर्ट सर्विस का निजाम भी बंद से मुतासिर रहा। हालांकि कौमी शाहराह पर ट्रैफिक की आमदोरफ्त जारी रही, लेकिन बनिहाल बारामूला रेल सर्विस मनसूख रही। और बंद के दौरान पुलवामा में मिलिटेंटों ने सीआरपीएफ के काफिले पर ग्रेनेड से हमला किया। हमले में एक जवान जख्मी हो गया, जिसे इलाज के लिए हॉस्पिटल में दाखिल कर दिया गया। पुलिस जराये के मुताबिक यह हमला ताहाब चौक के इलाके में पेश आया। सीआरपीएफ के जवान चौक पर ड्यूटी के लिए तैनात किए गए थे। वाकये के बाद हिफाजती दस्तों ने इलाके का मुहासरा कर मिलिटेंट्स की तलाश शुरू कर दी है। और इस तमाम मामले पर मजीद तफसीलात के साथ जुड़ रहे हैं हमारे साथी सैयद तजम्मुल। तजम्मुल, बंद का कैसा रहा असर और कहीं से किसी ऐसे वाक़े की तशद्दुद की कोई खबर मौसूल हुई? अब्बास मेहदी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले आपको बताऊं कि जम्मू कश्मीर में ये जो JRL का एक दिन का कॉल था, इसको मजीद आज इन्होंने एक दिन के लिए बढ़ाया। यानी कल भी कश्मीर वादी में मुकम्मल तौर पर JRL ने कश्मीर बंद की कॉल दी है। और इसी बीच आज भी शहरी श्रीनगर और मुतअद्दिद मकामात पर जिस तरह से एहतजाजी मुजाहरे हुए, नेशनल कॉन्फ्रेंस, इंजीनियर शील्ड, ट्रेडर्स फेडरेशन, बार एसोसिएशन, ये तमाम तंजीमें थी जिनको JRL ने कहा था कि वो आज एहतजाज में शामिल हो जाए, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने आज के अपने एहतजाज को मौखर किया था। वो दलील दे रहे हैं कि आज जिस तरह से हालात बने हुए हैं, उन्हें सिविल सेक्रेटरीट जाने का फिलहाल कोई इरादा नजर नहीं आया। इसी बीच जनूबी कश्मीर के पुलवामा जिला में जिस तरह से आपने तफसील में बताया, सिवाय एक ग्रेनेड हमले के जो कि पेट्रोलिंग पार्टी पर फेंका गया, जिसमें मामूली जख्मी 2 एहलकार हुए हैं, जिन्हें अस्पताल से रुखसत करने की भी तैयारी है, किसी भी बड़े गड़बड़ की कोई खबर मौसूल नहीं हुई। लेकिन कुल मिलाकर देखें कि हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के लीडर ने जिस तरह से आज पहली बार के 70 की दहाई से लेकर आज तक हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने 87 से आज तक के पहली बार ऐसा मामला हुआ कि जब उन्होंने सिविल सेक्रेटरी श्रीनगर को घेरने की कॉल दी थी, ताकि रियासती सरकार को आगाह किया जाए कि जम्मू कश्मीर में
सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। लेकिन वहीं कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस मीम के चेयरमैन सईद अली शाह गिलानी, मीरवाइज मौलवी मोहम्मद उमर फारूक, मोहम्मद यासिर मलिक को गिरफ्तार, जबकि सईद अली शाह गिलानी को अपनी रिहायशगाह पे मजीद नजरबंदी गुजारनी पड़ेगी। एक सवाल कि क्या बंद किसी मसले का हल है? ये जो मज़ाहमती लीडरान हैं, ये समाजी सतह पर क्या काम करते हैं लोगों को हालात बेहतर बनाए रखने के लिए और अपनी मांग जायज तरीके से उठाने के लिए? इन मज़ाहमती लीडरान की तरफ से, इन तंजीमों की तरफ से क्या कोई कोशिश की जाती है, या फिर वही कि जब वाकया पेश आ जाए तो उसके बाद आप बंद करके सुर्खियां बटोर लीजिए? मेहदी साहब, बहुत बार कोशिश की गई थी कि जम्मू कश्मीर में इस सवाल को जवाब ढूंढने की कोशिश की गई और हमने कई बार हुर्रियत लीडरान से, हालांकि कुछ दिन कबल जिस तरह से मीरवाइज उमर फारूक से मेरी खुसूसी बातचीत हुई थी और इस इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि मैंने पूछा था कि सिवाय बंद के आप कोई दूसरा ऑप्शन ले लें जिससे इक्तिसादी हालत मजीद कमजोर न हो, जहां लोगों को बहुत मुश्किलात का सामना है। तो मीरवाइज उमर फारूक ने कहा कि जो लोग एहतजाज के दौरान, इनकाउंटर के बाद या मामूलाती जिंदगी में जो लोग मारे जाते हैं उनके घर तक उन्हें ताजियत करने की इजाजत तक नहीं दी जाती है, मातम करने की इजाजत नहीं दी जाती है। सिवाय बंद के उनके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है जिससे वो जम्मू कश्मीर में इन हालात को बाहर तक पहुंचाने की कोशिश करते। हमने बारहा ये सवाल यासिर मलिक साहब से भी पूछा, सईद अली शाह गिलानी से भी पूछा कि इक्तिसादी हालत पहले से वादी की बहुत कमजोर हो चुकी है, तो उन्होंने कहा कि हमारे पास, आप ही बता दीजिए कि हमारे पास दूसरा ऑप्शन क्या होगा कि हम कश्मीर बंद की कॉल न दें। लेकिन अब्बास मेहदी, आपको याद होगा कि हुर्रियत की इस JRL की इस कॉल को आज एक दिन के लिए जहां दोबारा कल बढ़ा दिया गया। बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहां पर जब मैं ऑफिस से अभी रेजिडेंस की तरफ आता तो रास्ते में पत्थरबाज बड़े सड़कों पर निकल आए थे और जहां कहीं पर भी दुकानें खुली हों, जहां कहीं पर भी गाड़ियां चलती हों, उनको वहां पर काफी रुकावटें वो खड़ा कर देते हैं, जिसके लिए मुझे लगता है कि एक बहुत ही फिक्रिया है कि जिस तरह से ये पत्थरबाज या जो पत्थरबाजों की टोलियां सड़कों पर निकलकर आम शहरी को निशाना बनाती है। बल्कि हुर्रियत ने साफ कह दिया कि उनके पास हड़ताली कॉल के बगैर कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है जिससे वो अपना खामोश एहतजाज दर्ज कर सके। जी, यानी कल भी बंद रहेगा, कल भी तजारती इदारे बंद रहेंगे, कल भी स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी बंद रहेगी, तलबा का नुकसान होगा, कारोबार का नुकसान होगा, आम लोगों की जिंदगी दरहम बरहम रहेगी। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से आज हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की तरफ से जो एक टेली पैगाम आया हुआ है जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि मौजूदा हालात के मद्देनजर आज भी उन्हें घरों में नजर में रखा गया, आगे उनकी बात नहीं पहुंच पाई, लिहाजा उन्होंने साफ तौर पर मुतनबे किया सरकार को कि इस तरह के वाकयात पेश नहीं आने चाहिए और बातचीत से ही मसले का हल निकाला जा सकता है। लिहाजा कल एक दिन के लिए मजीद उन्होंने अपना हड़ताली कॉल जो है उसमें इजाफा कर दिया, यानी कल भी मुकम्मल तौर पर हड़ताल। और वहीं रियासती सरकार की तरफ से, चूंकि आपको याद होगा अब्बास के गुज़श्ता कई महीनों से हमने देखा कि गवर्नमेंट ने भी उतना ही सपोर्ट किया इस स्ट्राइक कॉल को। रिस्ट्रिक्शन आज भी 7 पुलिस स्टेशन में थी शहर खास के, वहीं मुतअद्दिद मकामात पर जिला हेडक्वार्टर्स के जाने वाले रास्ते सील कर दिए गए थे और सरकार ने भी कल स्कूल कॉलेज जो है बंद रखने का हुक्म पहले से दिया हुआ है, जिसका गालिबन ये मकसद होगा कि माहौल को थोड़ा सा ढगर पे आने दें। जिस तरह से 7 आम शहरियों की हिलाकत के बाद या गांदरबल में जो असिस्टेंट प्रोफेसर की हिलाकत के बाद जो सूरत हाल पैदा हुई है, जो भी स्टेक होल्डर कश्मीर में वो चाहता है कि पहले माहौल की वापसी हो जाएगी, उसके बाद स्कूल, कॉलेज और तदरीसी अमल जो है वो दोबारा शुरू किया जा सकता है। तजम्मुल, आप से एक आखिरी सवाल, आप चूंकि वहां रहते हैं, तमाम हालात का जायजा लेते हैं, आपकी नजर है वहां पर, क्या वजह है कि वहां के जो नौजवान हैं, जो प्रोफेशनल तालीम हासिल करते हैं, जो प्रोफेशनल हैं, वो अब हथियार उठा रहे हैं? एक प्रोफेसर टेररिस्ट बन जाता है, एक अच्छा तालिब इल्म जो अच्छी बड़ी यूनिवर्सिटी से तालीम हासिल कर रहा है वो हथियार उठा लेता है, ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, आपको याद होगा अब्बास से जम्मू कश्मीर में बहुत सारे पढ़े लिखे लोग ऐसे हैं जो इस हालात के भीड़ चढ़े और जिन्हें बहुत कम वक्त में चाहे मिलिटेंसी ज्वाइन की हो या चाहे कोई दूसरा ग्रुप ज्वाइन किया हो, ये न सिर्फ एक तरफ बंदूक की मार है, दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे कि मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में भी काफी लोगों ने अपनी किस्मत आजमाई करनी चाहिए, अपना कंट्रीब्यूशन करना चाहा, वहां भी वो नामालूम बंदूक बरदारों की तरफ से मारे गए। जबकि मिलिटेंसी ज्वाइन करने के बाद हमने बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नौजवानों को देखा, एक कमर्शियल
पायलट था यूएस में नदीम खतीब, उसके बाद आज असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर रफीक अहमद भट्ट गांधरबल से इनका ताल्लुक है। ऐसे बहुत सारे जवान हैं कि जिन्होंने पढ़ाई लिखाई करने के बाद मिलिटेंसी ज्वाइन की। इसकी दो सबसे अहम वजूहत हो सकती है। एक हमारा जम्मू कश्मीर का पॉलिटिकल सेटअप जो आज मरहूम शेख मोहम्मद अब्दुल्ला से लेकर महबूबा मुफ्ती तक इन नौजवानों की बात और इन नौजवानों की हसरतों को नहीं समझ सका। दूसरा और अहम इशू जो है 87 के इंतखाबात में जो बकौल उस वक्त के जो लीडर थे उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने उन्हें धांधली करके उन्हें संभलने का मौका नहीं दिया, और वही मोहम्मद यूसुफ शाह जो है इंतखाब मीरा कदर से हराने के बाद उससे कहा गया कि आप इलेक्शन नहीं जीत पाए और वो बंदूक बरदार बन गया। तीसरा और अहम हिस्सा यह है कि जम्मू कश्मीर की मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में यूथ को कभी वो जगह वो मकाम नहीं मिला। वही ओल्ड डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स, वही जनरल सेक्रेटरीज, वही खानदानी रिश्ते, वही मामलात, वही चीजें चलती रही। मुझे लगता है यूनिवर्सिटी और प्रोफेशनल कॉलेजों में मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स को इंट्रोड्यूस करने की कोशिश नहीं की गई, और जो रिवायती सियासतदान है वो अपने अपने गांव शहर से निकलकर सरकारी कोठियों में बैठे हुए हैं और साल के आखिर में 6 साल के आखिर में चंद महीने वहां गुजारते हैं, वोट बटोर कर वापस आते हैं। लेकिन जो इंसानी हिस्सा उसका जो जिम्मेदारी एक मेन स्ट्रीम लीडर की होनी चाहिए थी वो एमएलए और मिनिस्टर बनने के बाद उन जिम्मेदारियों से दस्तबरदार हो जाता है। यानी कश्मीर के नौजवान सियासी दहशतगर्दी का भी शिकार हैं और चश्म पोशी का भी शिकार हैं। बहुत बहुत शुक्रिया तजम्मुल तमाम जानकारी देने के लिए और हमसे जुड़ने के लिए। और यहां वक्त हो गया एक मुख्तसर से वक्फे का, लेकिन वक्फे के बाद भी कश्मीर एक्सप्रेस जारी रहेगा। वक्फे के बाद एक बार फिर आपका इस्तकबाल है कश्मीर एक्सप्रेस में। वजीर आला महबूबा मुफ्ती ने मिलिटेंसी की रोकथाम के लिए दरमियाना रास्ता निकालने पर जोर दिया है। श्रीनगर में गॉड ऑफ ऑनर तकरीब के मौके पर सहाफियों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि हलाकतों को रोकने के लिए सियासी और समाजी सतह पर ठोस कदम उठाने की जरूरत है। वजीर आला ने जोर देकर कहा कि इस हवाले से मरकजी हुकूमत और वालिदैन को पहल करनी होगी। उन्होंने कहा कि नौजवानों को यह समझना होगा और समझाना होगा कि जिंदगी यूं ही बर्बाद नहीं की जा सकती। देखिए, ये जो कल का जो सानिया हुआ है बहुत अफसोस की नाक है, और मेरी गुजारिश है जम्मू कश्मीर के हमारे अपने लोगों से भी और मुल्क के लोगों से और मुल्क की हुकूमत से भी कि जो रोज जो हमारे जवान बच्चे दोनों तरफ से मारे जा रहे हैं, जो जिसमें ज्यादातर जो है जो पत्थर भी गरीब के हाथ में, बंदूक भी गरीब बच्चे के हाथ में, कोई ना कोई हमें बीच का रास्ता निकालना पड़ेगा इन बच्चों को, इन जवानों को बचाने का, ताकि हमारे यहाँ के जो बच्चे हैं वो भी ना मारे जाएं, हमारे आर्मी के जो लोग हैं वो भी ना मारे जाएं, पुलिस के लोग ना मारे जाएं, और कहीं ना कहीं ये खून खराबा रुक जाए। तो इसलिए हमारी गुजारिश है, खासकर वालिदान से मैं गुजारिश करना चाहती हूँ, माँ बाप से मैं गुजारिश करना चाहती हूँ, अल्लाह ताला ने हमें अच्छी जिंदगी बसर करने के लिए इस दुनिया में लाया है, ना इसलिए कि हम 15, 20, 18 साल की जिंदगी में मौत को गले लगाएं। मेरे ख्याल में ये इस्लाम भी इसकी इजाजत नहीं देता है। तो मेरी गुजारिश है खासकर अपनी जो हमारी मुल्क की जो हुकूमत है उनसे भी कि ये हमारे अपने बच्चे हैं जो रोज मारे जा रहे हैं, कोई रास्ता निकालिए इस खून खराबे को रोकने का। और उधर नेशनल कॉन्फ्रेंस के कारगुजार सदर उमर अब्दुल्ला ने तालीम याफ्ता नौजवानों के मिलिटेंट बनने पर गहरी तशवीश का इजहार किया है। कारगिल के द्रास में सहाफियों से बात करते हुए साबिक वजीर आला ने कहा कि तालीम याफ्ता और नौकरी पेशा नौजवान भी मौजूदा निजाम से मायूस होकर मिलिटेंसी की जानिब रागिब हो रहे हैं। उमर अब्दुल्ला शोपियां एनकाउंटर में मारे गए कश्मीर यूनिवर्सिटी के असिस्टेंट प्रोफेसर मोहम्मद रफी भट्ट के हवाले से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मुस्तकबिल में दूसरे नौजवान हथियार ना उठाएं, इस ज़िम्न में संजीदगी से सोचने की सख्त जरूरत है। इससे ज्यादा बुरा क्या हो सकता है? जो आदमी पढ़ा लिखा मतलब अच्छे नौकरी पे, जिनका मतलब कल तक काम ये था कि वो आने वाले दिनों के लिए दूसरे एक हमारी जनरेशन को तैयार करे, वो इस हद तक मतलब मायूस हो गया था हालात से कि वो खुद बंदूक उठाने के लिए तैयार था। कोई दिन ऐसा नहीं है जहाँ पे कि कहीं वादी के किसी न किसी कोने से खून खराबे की हमें खबर नहीं आती। या तो मिलिटेंट की गोलियों से लोग मर रहे हैं या फिर सिक्योरिटी फोर्सेस की गोलियों से मर रहे हैं।
और वहीं रियासत के वजीर जंगलात ने भी प्रोफेसर मोहम्मद रफी भट्ट के मिलिटेंट बनने पर अफसोस का इजहार किया। जी सलाम से बात करते हुए उन्होंने कहा कि तालीम याफ्ता नौजवान का हथियार उठाना किसी भी तौर पर दुरुस्त नहीं है। काबीना रद्दोबदल में वजीर जंगलात बनाए गए राजीव जसरोटिया ने महकमे की कारकर्दगी के हवाले से कहा कि जरूरत के मुताबिक महकमे में सुधार करना उनकी तरजीहात में शामिल है। कैसा देखते हैं आप पहले दिन जो माहौल वातावरण जम्मू कश्मीर में बना हुआ है, उसके बाद आप सेक्रेटरीट आज पहुंचे? बहुत बहुत धन्यवाद। जहाँ तक इस रियासत की बात है, अनसर्टनिटी हमेशा रहती है और इसी अनसर्टनिटी से गुजरते हुए रियासत, ये सरकार हो या हमारे से पिछली सरकार हो, कोशिश रही है, प्रयास रहा है कि ये रियासत में अमन और शांति रहे। यही अल्लाह ताला से दुआ करते हैं, उस ईश्वर वाहिगुरु से यही दुआ करते हैं कि इस रियासत में अमन शांति का माहौल बने। जो सूरत हाल बनी हो इस वक्त, असिस्टेंट प्रोफेसर कश्मीर यूनिवर्सिटी के बाद मिलिटेंसी ज्वाइन, को पता है कि ये बड़ा सीरियस कंसर्न, आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, कंसर्न तो सीरियस है ही है, बट जहाँ तक मैं आज ही अभी सुबह आया हूँ, लैंड हुआ हूँ, मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी नहीं हैं, तो आई विल बी ओनली इन पोजीशन टू कमेंट आफ्टर। आपके महकमे की तरफ आएंगे सर। महकमा जंगलात जो है काफ़ी वसी है और जंगलात पे भी काफ़ी पॉलिटिक्स होती है इसके लैंड इंक्रोचमेंट वगैरह को लेकर। आपका क्या मिशन रहेगा कि ये जो लैंड इंक्रोचमेंट वगैरह है इसको छुड़ाना ही छुड़ाना है या वर्कआउट किया जाएगा? देखिए, मेरा अपना मानना है कि सरकारें बनती हैं आवाम के लिए, इसलिए इसको लोकतंत्र कहा जाता है। और जहाँ तक इस महकमे का ताल्लुक है, मेरी कोशिश है कि इस महकमे को एक ट्रांसपेरेंट और अकाउंटेबल तरीके से चलाने का। और जब इस तरीके के चलाने की बात हम करते हैं तो मेरी प्राथमिकता ये है कि लोगों के जो मुद्दे हैं, जो लोगों के मसले हैं, उनको भी हम ध्यान में रखकर इस महकमे को चलाने का प्रयास करेंगे। क्योंकि मैं पहले ही कह चुका हूँ कि सरकार हमेशा लोगों के लिए ही बनती है, लोगों की दुख तकलीफ कम करने के लिए। We will take everybody on board। एक आखिरी सवाल होगा राजू जसरोटी जी, आपका ऑफिसरों के तय क्या मैसेज होगा? एक नया सिस्टम, नया मिनिस्टर, एक नया इंप्रेशन। देखिए, बहुत क्लियर सी बात है, ट्रांसपेरेंट तरीके से इस महकमे को चलाएंगे, अकाउंटेबल तरीके से इस महकमे को चलाएंगे। और राजीव जसरोटिया के मानिंद बीजेपी एमएलसी रमेश अरोड़ा भी असिस्टेंट प्रोफेसर के मिलिटेंट बनने से हैरान है। जी सलाम से बात करते हुए उन्होंने कहा कि यह गैर मुतवक्के है। आम शहरियों की हलाकत पर अफसोस जाहिर करते हुए उन्होंने कहा कि तसादुम के वक्त लोगों को ऐसी जगहों पर जाने से बचना चाहिए। कहते हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस, कहते हैं बीजेपी और इनके इकट्ठा होने से ये सारा एलिनेशन जो है दिख रहा है, आप किस तरह से देखते हैं? मुझे लगता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो कह रही है या उनके बाकी जो साथी कह रहे हैं, बीच बीच में ऐसे इंसिडेंट उनके समय भी हुए हैं, अभी भी हो रहे हैं। मैं नहीं कहा कि अभी ये इंसिडेंट नहीं हुआ, लेकिन इसको टोटल एलिनेशन की बात नहीं कर रहे हैं। कुछ लोग उसके साथ जोड़ना चाहते हैं। ये बात ठीक है कि कुछ लोगों की ट्रेंड जो है, इस तरह के कुछ पढ़ा लिखा एलिमेंट, कुछ लोग उसमें से कहीं ना कहीं शामिल होते दिखे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि जिनका एक्सपीरियंस है पिछला पुराना, उनको सबके ध्यान में आ गया है कि ये चीज़ बहुत प्रोलॉन्ग नहीं चलाई जा सकती। वैसे भी मिलिटेंसी की लाइफ रहती है, उससे ज़्यादा उसके वो चलाया नहीं जा सकता। अब वो रिवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि वो उनको लगता है कि अब रिवाइव करना पॉसिबल नहीं है। इसलिए अरोड़ा साहब, आप तो डाइवर्ट कर रहे हैं। ये तो असिस्टेंट प्रोफेसर कश्मीर से चला गया और मिलिटेंसी ज्वाइन किया, आप इसको किस तरह से देखते हैं? वो अप्रोच नहीं किए हैं बल्कि वो चला गया। एज ए एक्सेप्शन में कहीं भी होती है, इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द एक्सेप्शन। तो 5 और 6 यूथ्स का कल इनकाउंटर साइट के बाहर एहतजाज के दौरान मारना, आप किस तरह से देखते हैं? आप गवर्नमेंट में हैं। मेरा ये मानना है कि पेनफुल है, दर्दनाक है, लेकिन लोगों को भी रिस्ट्रेंट रखने की ज़रूरत है ताकि ऐसा एटमॉस्फेयर ना खड़ा हो कि इस प्रकार की फायरिंग करना, कुछ और चीज़ें करनी पड़े। लोगों से मैं यूथ के आपके मीडियम से अपील करना चाहता हूँ कि कृपा करके अपना प्रोटेस्ट डेमोक्रेटिक वे में राइट है सबका, लेकिन डेमोक्रेटिक राइट की जब लिमिट एक्सीड होती है और कई बार सेल्फ डिफेंस में इस प्रकार की फोर्सेस को करना पड़े या चलाना पड़े, बड़ा पेनफुल होता है, जो सिचुएशन नहीं आनी चाहिए।
उधर कानून साज काउंसिल में नेशनल कॉन्फ्रेंस के रुकन शौकत गनी ने भी शोपियां एनकाउंटर के दौरान आम शहरियों की हलाकत पर अफसोस का इजहार किया है। मौजूदा हुकूमत की तनकीद करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार अवाम की परेशानियों को दूर करने में नाकाम साबित हुई है। देखिए, जो आज का प्रोटेस्ट है ये इसी सिलसिले में है कि जो 2015 से जो सिविल किलिंग्स का सिलसिला शुरू हुआ है, तो ये इसी सिलसिले में है कि आज यहाँ पे दफ्तर खुल रहे हैं। तो कल भी आपने देखा होगा कि कल भी जो शोपियान में 5 इनोसेंट लोगों की जो हलाकत हुई है, तो ये सिलसिला अब तक चलता रहा है। तो हमने सरकार को जगाने की बहुत कोशिश की है, असेंबली के अंदर भी, असेंबली के बाहर भी, और हम अवेयर उनको करना चाहते हैं कि जो खासकर हिंदुस्तान को कि जो सिविल किलिंग्स हो रही है तो इसको किसी न किसी तरीके से आपको बंद करना ही पड़ेगा। और पीडीपी के एमएलसी यासिर ऋषि ने भी कहा है कि बंदूक के जरिए किसी मसले का हल मुमकिन नहीं है। ये लम्हे फिक्रिया का मामला है, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है कि जब पढ़े लिखे नौजवानों ने भी बंदूक उठाना शुरू किया है तो ये तो है ही अफसोस का मामला। लेकिन इसमें ये एक परेशानी का मामला है, हमें सोचने की ज़रूरत है, पूरे सोसाइटी को बैठना है इस पे कि लोग बच्चे किस तरफ जा रहे हैं। खाली बंदूक से तो अगर उनका कोई मसला हो हल करना था तो बंदूक से ही मसले हल नहीं होते हैं। बातचीत, पेन, बाकी चीज़ों, कलम के ज़रिए भी मसले हल होते हैं। तो इसलिए उनके लम्हे फिक्रिया का मामला कि उन्होंने बंदूक क्यों, इतना पढ़ा लिखा हो के भी बंदूक उठाया, उन्होंने ये रास्ता इख्तियार किया, तो ये तो अफसोस का मामला है। रुख करते हैं कुछ और खबरों का। 90 की दहाई से शुरू हुए तशद्दुद में अब तक रियासत में तकरीबन 14,000 शहरी और 5,000 से ज्यादा सिक्योरिटी अफवाज के जवान हलाक हो चुके हैं। आरटीआई एक्टिविस्ट रोहित चौधरी की जानिब से दायर एक आरटीआई में इसका इंकशाफ हुआ है। वजीर दाखिला ने आरटीआई के जवाब में बताया है कि गुज़िश्ता 28 बरसों के दौरान मिलिटेंट्स हमलों और तसादुम के दौरान 13,978 शहरी हलाक हुए, जबकि 1990 से 2017 के दौरान 5,123 जवान शहीद हुए। तो इतने संख्या में जो सिविलियन मारे गए तो कोई बयान नहीं आता, उनका कोई कंडेम नहीं करता। देखिए, ये जो डेटा निकल के सामने मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर से आरटीआई के थ्रू मैंने जवाब मांगा था कि आज तक पिछले 28 ईयर्स में 1990 से ऑनवर्ड 2017-18 तक कितने सिविलियंस और कितने सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान जो हैं वो शहीद हुए हैं। जो डेटा है बहुत बड़ा है। 14,000 के करीब सिविलियंस जो हैं वो शहीद हुए और 5,000 साढ़े 5,000 के करीब जो जवान हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान हैं वो भी शहीद हुए हैं। ये आप सही कह रहे हैं कि डबल स्टैंडर्ड है उन लोगों का। आए दिन वहाँ पर टेररिस्ट अटैक होती हैं, जब टेररिस्ट कोई मरता तो वही लोग उनकी सपोर्ट में वहाँ बंद की कॉल देते हैं। पर जब इतने सारे सिविलियंस मरते हैं, जो लोग वहाँ कहते हैं कि हम सिविलियंस के हिमायती हैं, बट जब इतने बड़े नंबर पे सिविलियंस मरते हैं तो कोई कंडेम नहीं करता उनको। ना ही कश्मीर बेस्ड कोई पॉलिटिकल पार्टी कंडेम करती, ना ही वहाँ के सेपरेटिस्ट कंडेम करते हैं। और फिर वो सामने आके जो है उनको कंडेमेशन तो दूर की बात है, सामने आके वो मिलिटेंट्स की सपोर्ट में खड़े होते हैं, ना कि जो वहाँ के सिविलियंस लोकल जो जम्मू कश्मीर के लोग हैं उनकी सपोर्ट में। ये उनका डबल स्टैंडर्ड जो है एक्सपोज करता है इस चीज़ से। ऐसे में देखा गया है कि दोहरा मापदंड वहाँ से भी दिखता है कि जो ये सेपरेटिस्ट हैं इनके अपने बच्चे बाहर कॉलेजों में जाके पढ़ाई करते हैं, लेकिन जो आम एक सिविलियन है, कश्मीरी है, उसकी जब जान जाती है तो उससे इनको लेना देना कुछ नहीं होता। सिर्फ इनकी जो सियासत है इनके लिए अहम है। देखिए, जितने भी मेन स्ट्रीम सेपरेटिस्ट लीडर हैं उनके अपने बच्चे जो हैं या उनकी फैमिलीज जो हैं वो देश से बाहर है, बड़ी बड़ी कंट्रियों में वो रह रहे हैं, पर वो दूसरे बच्चों को, लोगों के बच्चों को कहते हैं कि आप पत्थर उठाओ, आप गन उठाओ, बट खुद उनके बच्चे जो हैं बाहर हैं। इस तरीके से इतने बड़े नंबर पे जब सिविलियंस वहाँ पे शहीद हुए हैं पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर, ये उन लोगों का जो दोहरा चेहरा वो सामने आता है कि किस तरीके से वो जो पाकिस्तान बेस्ड प्रॉक्सीज हैं या पाकिस्तान बेस्ड जो सपोर्ट है उसी के साथ चलते हैं, पाकिस्तान के पैसे पे चलते हैं। क्योंकि अगर वो उस लाइन से हट के बात करेंगे तो उनका पैसा बंद हो जाएगा, तो उसी पैसे पे वो चल रहे हैं, पल रहे हैं, और जो अपने सिविलियंस हैं उनके लिए उनके पास शब्द नहीं है कंडेम करने के लिए। ऐसे में रोहित, कहीं ना कहीं जवाब देना होगा भारतीय सरकार को भी, जिस तरह से करोड़ों रुपए आज तक जो हैं खर्चे गए हैं जम्मू कश्मीर में, खासकर सेना के लिए, पुलिस के लिए, हथियारों के लिए। आपको लगता है कहीं ना कहीं ये
एक तरह से पैसे की बर्बादी है। यही पैसा जम्मू कश्मीर की विकास में अगर खर्चा जाता तो आज तस्वीर कुछ और ही कहती। देखिए, जो सेपरेटिस्ट है मेन स्ट्रीम, पहले तो उनकी बात करेंगे। बहुत बड़े नंबर पे उनकी सुरक्षा पे, उनके रहन सहन पे पैसा खर्च किया गया पिछले बहुत सारे सालों में। ये पैसे का मिसयूज है। हम टैक्स पेयर हैं इंडियन, हम नहीं चाहते कि हमारा पैसा जो है पाकिस्तान सपोर्टर्स पे लगे, जो पाकिस्तान की आवाज़ बोलने वाले लोग उन पे लगे, जो आए दिन मेरी आर्मी को गाली देते हैं, आए दिन सिविलियंस को गाली देते हैं, मेरी वहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेस पे अटैक करते हैं। हमारा टैक्स पेयर्स का पैसा, एक्सचेकर्स का पैसा उनकी सुरक्षा में लगे। पहले तो वो बंद करना चाहिए सरकारों को। दूसरा, जो इतने बड़े नंबर्स पे हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान वहाँ पे शहीद हुए हैं, हमारे सिविलियन शहीद हुए हैं, एक तो कहीं ना कहीं ये उन लोगों के मुंह में भी तमाचा है जो इंडियन आर्मी के नाम पे पॉलिटिक्स करते हैं, हमारी फोर्सेस के नाम पे पॉलिटिक्स करते हैं। ये डेटा उन लोगों के मुंह पे तमाचा। और जो सेपरेटिस्ट वहाँ के हैं उनको तो डबल स्टैंडर्ड एक्सपोज हो जाता है कि इतने बड़े नंबर पे सिविलियंस वहाँ पे शहीद हुए और उनके मुंह से आवाज तक निकली आज तक। रियासत के साबिक डीजीपी एम खजूरिया ने खातून स्क्वाड तश्कील किए जाने के फैसले का खैर मकदम किया है, लेकिन इस मामले में उन्होंने मजीद एहतियात बरतने की सलाह दी है। वाज़ेह हो कि अक्सर मिलिटेंट्स बुर्के का इस्तेमाल कर फरार हो जाने में कामयाब हो जाते हैं। साबिक डीजीपी ने कहा कि आम खवातीन को इसकी वजह से परेशान नहीं होना चाहिए। तो उनको आइडेंटिफाई करने के लिए जाहिर है कि कोई रास्ता तलाश करना पड़ता है। पहले तो ये है कि जो लोग फील्ड में काम करते हैं वो जनरली चाल ढाल से पता चल जाता है कि ये औरत है, ये मर्द है। और यहाँ शक हो वहाँ अगर इस किस्म की फोर्स अवेलेबल है तो वो दे सकती है, लेकिन वो बड़ा सिलेक्टिव और केयरफुल तरीके से करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें अगर हरासमेंट, लेडीज़ की हरासमेंट की हद तक पहुंचा तो वो दुश्मन उसको बहुत इफेक्टिव तरीके से हमारे खिलाफ इस्तेमाल कर सकता है। और दरबार मूव के साथ ही श्रीनगर वाक़े सेक्रेटेरिएट में रौनक लौट आई है। वजारती और महकमा जाती दफातर आइंदा 6 माह तक श्रीनगर से ही कामकाज करेंगे। वाज़ेह हो कि साल के सरमाई दिनों में ब्यूरोक्रेसी और वजारत जम्मू और गर्मियों के अय्याम में श्रीनगर से काम करती हैं। दरबार मूव की शुरुआत रवायती गार्ड ऑफ ऑनर से हुई। वजीर आला ने स्पेशल दस्तों की सलामी ली। इस मौके पर डीजीपी एसपी वैद भी उनके हमरा थे। जेआरएल के बंद और सेक्रेटेरिएट कूच के ऐलान के पेश नजर सेक्रेटेरिएट और आस पास के इलाके में हिफाजत के सख्त इंतजाम किए गए थे। और दरबार मूव के साथ ही वजीर आला के सेक्रेटेरिएट में भी कामकाज शुरू हो चुका है। सेक्रेटेरिएट वाक़े अपने ऑफिस में उन्होंने काबीना वुज़रा के साथ मीटिंग की। मीटिंग के दौरान मुख्तलिफ उमूर पर चर्चा की गई। इस मौके पर सीएम ने काबीना में शामिल नए वुज़रा के साथ ज्यादा वक्त गुजारा। सीएम ने तमाम वुज़रा को अपने अपने महकमों को आवाम के लिए वक्फ करने की हिदायत दी। जम्मू कश्मीर में दरबार मूव हो चुका है। अब राजधानी जो दारुल हुकूमत है वो श्रीनगर पहुंच चुकी है। ये जम्मू कश्मीर की रवायत रही है कि मौसम गर्मा में ये जम्मू दरबार आरास्ता होते हैं, तमाम जो दफातर हैं वो आरास्ता होते हैं, सेक्रेटेरिएट, ब्यूरोक्रेसी सब मौसम गर्मा में और मौसम सरमा में श्रीनगर में। तो ये एक रिवायती अंदाज है जो सदियों से जब से ये तश्कील हुई है, सारे निज़ाम तब से चला आ रहा है। दरबार मूव के साथ ही श्रीनगर में वाक़ सेक्रेटेरिएट में भी रौनक लौट आई है। वजारती और महकमा जाती दफातर अब आइंदा 6 महीने तक श्रीनगर में ही कामकाज करेंगे। सरमाई दिनों में ब्यूरोक्रेसी और वजारत जम्मू और गर्मियों के अय्याम में श्रीनगर से काम करती हैं। और इस पर मजीद तफसीलात के साथ हमारे साथी सैयद तजम्मुल जुड़ चुके हैं। तजम्मुल, जाहिर सी बात है कि दरबार मूव हुआ है, श्रीनगर में रौनक लौट आई है, तो सवाल यह है आपसे कि क्या रौनक सिर्फ सियासी गलियारों में लौटी है, ब्यूरोक्रेट्स के दफ्तरों में लौटी है, या ये रौनक सड़कों में, बाजारों पर, चौराहों पर, मोहल्लों पर और आबादियों पर भी छाएगी और दरबार मूव के साथ साथ अब वादी के हालात भी सुधर जाएंगे? देखिए, ये जो रौनकें हैं ये रिवायती हैं और महाराजा के टाइम से लेकर मौजूद वजीर उमर अब्दुल्ला या महबूब मुफ्ती तक भी जारी रही। और अब्दुल्ला के दौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस का सिलसिला जो था
दरबार की आमद पर मुनक़ता किया गया, क्योंकि उस वक्त छुट्टियां और बाकी मामला जो थे छाए रहे। उसके बाद रिवायती अंदाज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ करती थी वज़ीर आला की तरफ से, और सवाल जवाब हुआ करते थे कि सर्दियों के 6 महीने कश्मीर वादी में कैसे गुजार गए लोगों की तरफ से। और उसके बाद ये रिवायत जो है, क्योंकि जिस वक्त वज़ीर आला मुफ्ती आज गार्ड ऑफ ऑनर ले रही थी 9:30 बजे, उसके बाद ही ज़राए ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कवर करने की भरपूर कोशिश की, लेकिन चंद एक सवाल लेने के बाद मुफ्ती वहां से अपने ऑफिस चली गई। सवाल इन रौनकों का, ये रौनक बहुत पुरानी है और बहुत रवायती है। इन रौनकों का खुदा करे असर जो है। तजम्मुल, आपसे फिर बात करेंगे। तजम्मुल, एक सवाल अगर आप सुन पा रहे हो तो एक सवाल का जवाब दीजिएगा कि अब जो दरबार मूव हुआ है, इसमें अब जो सरकार की तरजीहात क्या क्या होंगी? देखिए, सबसे बड़ी तरजीहात होती है कि बोर्ड में उसका एहतमाम करना, बोर्ड मीटिंगों में रवा साल और आने वाले साल के लिए माली साल का जो निशाना होता है उसको पूरा करने की कोशिश की जाती है। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स, मिनी सेक्रेटरीट में फंड्स की कमी तो नहीं है, और तामीर और तरक्की में जो कि 6 महीने बराबरी में ज्यादा कंस्ट्रक्शन नहीं हो पाता है, जो रुके पड़े प्रोजेक्ट हैं उनको पूरा करना होगा, और जो आर्जी मुलाजमीन के मसाइल होते हैं उनको हल करने की कोशिश की जाती है। बहुत सारा प्लान किया जाता है, और बहुत सारे लोगों की बड़ी तादाद जो 6 महीने 300 किलोमीटर का कौमी शहरा जम्मू नहीं पार कर सके, वो श्रीनगर नहीं अफसरान से और एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी से आपने देखा कि आज ही मुफ्ती मुखातिब हुई और तमाम डिपार्टमेंट। जी बिल्कुल बिल्कुल, जी बहुत बहुत शुक्रिया तजम्मुल तमाम तफसीलात पर रोशनी डालने के लिए। यहाँ वक्त हो गया एक मुख्तसर से वक्फे का, लेकिन वक्फे के बाद भी कश्मीर एक्सप्रेस जारी। वक्फे के बाद एक बार फिर आपका इस्तकबाल है कश्मीर एक्सप्रेस में। दरबार मूव के साथ ही वुज़रा ने अपनी जिम्मेदारी संभाल ली है। मौजूदा रद्दोबदल में काबीना में शामिल हुए वजीर ज़राअत मोहम्मद खलील बंद ने ऑफिस का पहला दिन जरूरी फाइल देखने में गुजारा। इस मौके पर जी सलाम से बात करते हुए उन्होंने अवाम से अमन व अमान कायम रखने की अपील की। बंद साहब, पहला दिन है तो आपका कैबिनेट मिनिस्टर बनने का किस तरह से आप देखते हैं? कैबिनेट मिनिस्टर बनना तो ये पार्टी का एक, किसको बनाएंगे किसको नहीं बनाएंगे, तो हर एक तो मिनिस्टर नहीं बन सकता। कैबिनेट मिनिस्टर बनने से पहले भी एज वर्कर भी मैंने लोगों की खदमत की है, और एज एमएलए भी मैंने लोगों की खदमत की है। जब मैंने सियासत में कदम रखा है, इसी नीयत से रखा है कि मैं लोगों की खदमत करूं, और अब मुझे और ज़्यादा जिम्मेदारी सौंपी गई तो मैं इंशाल्लाह उसमें पूरा उतरने की कोशिश करूंगा। बंद साहब, आपको साउथ कश्मीर का कैप्टन कहा जाता है, पीटीपी का आप साफ अवल से जुड़े रहे एज एमएलए, एज एमओएस और अब कैबिनेट मिनिस्टर। जो हालात इस वक्त साउथ कश्मीर हैं, आप किस तरह से देखते हैं? हालात तो अगर हम ये कहेंगे कि हालात ख़राब है तो हम दरे के दरे बैठेंगे, ऐसी बात भी नहीं। हमने कोशिश करनी है डेवलपमेंट करने की, लोगों को जो सहूलियात बुनियादी ज़रूरियात है उनको पूरा करने की हमें कोशिश करनी चाहिए। त्राल, शोपियन, वच्ची, उसके बाद राजपोरा, उसके बाद पुलवामा में अब आप चूंकि कैबिनेट मिनिस्टर, आपका रीच जो है लोगों के पास जाना चाहिए, क्योंकि हालात जो हैं उसमें इस एरिया में पीटीपी अनरिप्रेजेंटेड था डॉक्टर द्राबू के रिजाइन के बाद। तो आप क्या कोशिश करेंगे रीच आउट इन यूथ्स के पास जाने की, अनएम्प्लॉयमेंट यूथ्स के पास जाने की? बुनियादी तौर में आवाम से जुड़ा हुआ आदमी हूँ, ऐसी बात नहीं है कि मैं जब एमएलए था तब भी लोगों से जुड़ा हुआ था, तो आज में मुझे ज़्यादा ही जिम्मेदारी पड़ी है लोगों से मिलजुल के रहने का। बंद साहब, एक आखिरी सवाल होगा कि असिस्टेंट प्रोफेसर का मिलिटेंसी में ज्वाइन करना आपका क्या अपील होगा, और जो बच्चे पढ़ लिख के इसमें जा रहे हैं आपका क्या अपील होगा? देखिए, ये जो जिसमें मिलिटेंसी में ज्वाइन कर रहे हैं हमारे बच्चे, हमारे नौजवान, हमारे ही बच्चे हैं, हमारा ही खून है। तो इसमें यही है कि दोनों मुल्कों को मिल बैठकर, कश्मीरियों को साथ लेकर, लद्दाख, जम्मू कश्मीर सबको साथ लेकर इस मसले का हल निकालना होगा, ताकि अमन आ जाए। अमन होगा तो तरक्की होगी। उधर वजीर तवानाई सुनील कुमार शर्मा ने उस दावे की पोल खोल दी है जिसमें देही इलाकों को रोशन करने का दावा किया गया है। भदरवा में सहाफियों से बात करते हुए वजीर तवानाई ने कहा कि जम्मू खित्ते के 102 गांवों में अभी भी रोशनी नहीं पहुंची है। सुनील शर्मा के मुताबिक इनमें 44 गांव तो उनके अपने हल्के असेंबली किश्तवाड़ के ही हैं। वाज़ेह हो कि मरकजी हुकूमत और
रियासत के रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन ने तमाम देही इलाकों में बिजली पहुंचाने का दावा किया है। उन्होंने कहा कि आइंदा 30 जून तक इन 102 गांवों में बिजली पहुंच जाएगी। उन्होंने कहा कि वादिये चिनाब में मौजूद पानी के जखीरे का इस्तेमाल किया जाएगा। जम्मू में हमारे 102 102 अनइलेक्ट्रिफाइड विलेजेस हैं। प्रधानमंत्री का प्रायोरिटी सेक्टर पावर है और हमें ये टारगेट दिया गया है कि जून से पहले 102 विलेजेस को इलेक्ट्रीफाई किया जाए। इसके लिए हम वार फुटिंग लेवल पे अभी काम कर रहे हैं। मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में लगभग 44 विलेजेस हैं। हमने एयरफोर्स का भी इस बार यूज किया है और काफी मटेरियल हमने वहाँ पे डंप और ड्रॉप किया हुआ है। आने वाले दिनों में जो हमने टारगेट लिया है 30 जून का, मुझे पूरी उम्मीद है कि पूरे स्टेट को हम फुल्ली इलेक्ट्रीफाई करेंगे। और मरकजी वजीर मेनका गांधी ने वजीर आला महबूबा मुफ्ती से कटरा से वैष्णो देवी मंदिर के रास्ते से खच्चर और घोड़ों का मरहलावार तरीके से हटाने की अपील की है। जायरीन इनका इस्तेमाल आमदोरफ्त के लिए करते हैं। वजीर आला को लिखे अपने खत में मेनका गांधी ने जायरीन के जानवरों के बजाय बैटरी से चलने वाली गाड़ियों का इस्तेमाल किए जाने पर गौर व खौस करना चाहिए। आपको बता दें कि वैष्णो देवी दर्शन के लिए आने वाले जायरीन 12-13 किलोमीटर का मुश्किल सफर घोड़ों और खच्चरों के जरिए ही तय करते हैं। इस काम के लिए तकरीबन 5000 घोड़े और खच्चरों का इस्तेमाल होता है। वाज़ेह हो कि एनिमल राइट्स के हवाले से मेनका गांधी काफी हसास वाक़ई हुई हैं। इस हवाले से वक्तन फवक्तन उनके बयानात सामने आते रहते हैं। इसके अलावा एनजीटी ने सरकार से जानवरों की तादाद कम करने की हिदायत दी है, लेकिन इनकी बाज आबादकारी को लेकर ताअत्तुल बरकरार है। इसका मसौदा अभी भी एनजीटी के पास ज़ेर गौर है।